हेलो दोस्तों। फायदा भी है आज कुछ। हम एक बहुत ही दिलचस्प पाठ पढ़ेंगे जिसमें हम नई नई तरह की चीजें सीखेंगे, जैसे कि कैसे यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद आया था, जुलाई 1830 की क्रांति और उसके प्रभाव के बारे में, 1848 की क्रांति के बारे में और इटली देश के एकीकरण के बारे में भी। मगर इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो कि किसी भी देश के भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता पैदा करती है। यूरोप की क्रांति को उभरने में भी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने बहुत मदद करी थी। यहाँ तक कि नेपोलियन ने भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर करके उसे राजनीतिक रूप प्रदान किया था। इससे जर्मनी और इटली में एकीकरण की भावना जरूर जागी थी, मगर लोग उसके अत्याचारों से दुखी थे, जिस वजह से वो उसके खिलाफ कदम उठाना चाहते थे। इसी वजह से देश जैसे ब्रिटेन, रूस सबने मिलकर शांति स्थापित करने की कोशिश करी। साथ ही साथ मेटरनिटी व्यवस्था कोशिश कर रहे थे कि पुरातन व्यवस्था की स्थापना हो पाए। इसी के बाद वियना और फ्रांस में मेटरनिटी की शुरुआत हुई, मगर जल्दी ही वो भी राष्ट्रदार से बदल दी गई। फ्रांस ने थोड़े समय के लिए लुई 18 को भी राजा बनाया था, मगर उन्होंने फ्रांस की नई दशा को समझा था और कोई भी पुराने नियमों को लगाने का कोई प्रयास नहीं। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही जरूरी क्रांति के बारे में जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद लाने में बहुत जरूरी योगदान दिया, जो कि थी जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स दस एक प्रतिक्रियावादी शासक था जो कि फ्रांस में राष्ट्रता को दबाना चाहता था, जिस वजह से उसने कई तरह की दिक्कतें उत्पन्न करी, जैसे कि पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाकर उसने शक्तिशाली अभिजात्य की स्थापना करना चाहता था। मगर उदारवादियों ने इसे क्रांति के विरोध में एक चुनौती समझी, जिसकी वजह से चार्ल्स दस और उदारवादियों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। इसके जवाब में चार्ल्स दस ने 25 जुलाई 1830 को 4 उदारवादियों को डरा दबाने की कोशिश की। इसके बाद क्या उनके बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। इसी की वजह से चार्ल्स दस ने फिर अपनी गद्दी त्याग दी और तब से इस लड़ाई को जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति का प्रभाव अलग अलग तरीकों से सामने आया। इससे हमें ये पता चला था कि देश में राजस्ववादियों का प्रभाव कम हो रहा था। दोस्तों, आज हम इस पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में नई चीजें सीखेंगे, जैसे कि उन 3 प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने इस क्रांति में बहुत जरूरी योगदान दिया था। जानेंगे कि कैसे जर्मनी में एकीकरण हुआ था और बिस्मार्क का योगदान क्या था। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि कैसे यूनान के देश में भी राष्ट्रता आई थी और फिर इस पाठ के परिणाम के बारे में जानेंगे। तो इस क्रांति में अलग अलग लोगों ने अपना योगदान दिया था, मगर इसमें सबसे 3 जरूरी लोग थे, मेजेनी, काउंट काबूस और गैरिबोल्डी। मेजेनी एक योग्य सेनापति था जो कि राजनीतिक चीजों के बारे में थोड़ा कम जानता था। इन्होंने एक संस्था जिसका नाम यंग इटली था उसकी भी स्थापना करी थी, जिसने इटली की नई शुरुआत में बहुत जरूरी भाग लिया। फिर इन्होंने यंग यूरोप नामक संस्था भी बनाई, जिससे वो देश में चल रहे आंदोलन का साथ देते थे। वे चाहते थे कि इटली के देश में एकीकरण आए, मगर उस समय मेजेनी को और चार्ल्स के बीच आपसी तनाव चल रहा था, जिसकी वजह से वो इटली में एकीकरण नहीं ला पाए। काउंट काबूस एक राष्ट्रवादी आदमी था जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा माना था, जिस वजह से उन्होंने फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया था ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। थोड़े ही समय में वो काफी मशहूर हो गए थे। 1853 से 54 के युद्ध के बाद शांति सम्मेलन हुआ जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आवाज उठा दी थी। इस वजह से सारे यूरोप देशों का ध्यान इटली पर आ गया था। इन्होंने नेपोलियन III से भी सौदा करा था, जिसके हिसाब से फ्रांस ने पिडमाउंट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सैन्य समर्थन देने का वादा किया, जिसकी वजह से यह तय हुआ कि बदले में नीस और सेवाय, जो कि 2 रियासतें थी, वो भी फ्रांस को दी जाएंगी, क्योंकि उनके हिसाब से उस समय फ्रांस की मदद के बिना इटली का एकीकरण बहुत मुश्किल था। इसके बाद जब 1860 में ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट में सीमा
के विषय में विवाद हुआ तो उनके बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में इटली ने अपनी सेना को भेजा, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया की काफी बुरी हार हुई। इसी बीच नेपोलियन लोगों में बढ़ते राष्ट्रवाद से घबरा रहे थे, क्योंकि उत्तर और मध्यम इटली की जनता काबुल के साथ एकीकरण के विषय में जुड़ती जा रही थी। युद्ध खत्म होने के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के बीच शांति बनाने की कोशिश करी, मगर काबुल ने नेपोलियन को इस मामले में पढ़ने से रोका और सुझाव दिया कि इन दोनों राज्यों की लड़ाई के बीच में न आए। इसके बाद काबुल उत्तर और मध्य इटली के एकीकरण के लिए चले गए, जिनकी वजह से इन भागों में काफी राज्यों जैसे पौमा और मॉडर्न्स में एकीकरण आया तथा काबुल आज भी अपनी इसी राष्ट्रता और इटली के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं। गैरिबॉल्डी दक्षिण इटली में एकीकरण करवाना चाहते थे। इन्होंने अपने कर्मचारियों की सेना बनाई थी और सिसला और नेपल्स में आक्रमण कर दिया। इन दोनों जगहों के लोग राजवंश से पहले ही परेशान थे, इस वजह से इन्होंने भी गैरिबॉल्डी के साथ हाथ मिला लिया। फिर क्या, गैरिबॉल्डी ने इन दोनों जगहों पर गणतंत्र शुरू कर दिया और सत्ता संभाली, मगर थोड़े ही समय बाद उन्होंने अपनी सत्ता को विक्टर इमैनुअल के हाथ दे दी और खुद एक साधारण किसान की जिंदगी जीने लगे। विक्टर इमैनुअल ही था जिन्होंने रोम, वेनेशिया और शेष इटली का एकीकरण किया। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जर्मनी के राज्य में एकीकरण कैसे आया। जर्मनी एक ऐसा देश था जो कि छोटे छोटे राज्यों से बना था और इसमें एकीकरण इटली के लगभग साथ ही शुरू हुआ था। जर्मनी के राज्य अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक शक्ति से चलते थे। नेपोलियन के दुष्ट राज के बाद ही जर्मनी में भी एकीकरण की भावना जाती थी। जर्मनी का एकीकरण में सबसे जरूरी भाग कलाकारों, किसानों, विद्यार्थियों, चित्रकारों और शिक्षकों का था, जिन्होंने अलग अलग तरीके जैसे कविताएं, चित्र या आंदोलन से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को जगाया था। काफी कठिनाइयों के बाद भी जर्मनी में एकीकरण की भावना रुकी नहीं थी। यहाँ तक कि व्यापारियों को भी दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से उन्होंने एक संघ, जिसका नाम जालवेरिन था, उसको बनाया। मगर ये सारी मेहनत और आंदोलन को ऑस्ट्रेलिया और प्रशा ने कुचल दिया था। थोड़े समय बाद फिर से क्रांति की हवा जर्मनी में जागी, जिसकी वजह से उन्होंने एक सभा बुलाई, जिसमें यह तय हुआ कि फ्रेडरिक नामक आदमी को जर्मनी का शासन दिया जाएगा, जिसके बाद जर्मनी में भी लोकतंत्र राज आएगा। मगर फ्रेडरिक ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया और लोगों में भी अपनी तनाव पैदा हो गए, जिसकी वजह से फिर से जर्मनी का एकीकरण रुक गया था। थोड़े समय बाद फ्रेडरिक की मौत हो गई और उनका भाई विलियम शासक बन गया था। विलियम बहुत ही बड़ा देशभक्त था और उनके समय पर जर्मनी में एकीकरण की भावना फिर जागी और देश की दिक्कतों में भी काफी सुधार आया। मगर जर्मनी में एकीकरण की भावना पूरी तरह जर्मनी और फ्रांस के युद्ध के बाद ही आई थी, जिसके बाद 1871 में एक सिद्धि, जिसका नाम फ्रैंकफर्ट की सिद्धि था, उसने दोनों देशों में शांति पैदा करी थी। उसके बाद ही जर्मनी का देश एक एकीकृत देश के रूप में सामने आया था। अब हम जानेंगे कि बिस्मार्क कौन था। तो बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। ये एक अनोखे व्यक्ति थे जिन्होंने सेना की शक्ति को एकीकरण के लिए इस बार यूरोप में देख अपना तुम सुनेगा तो हेडफोन सेना की शक्ति को एकीकरण के लिए और डोमिनिक की बीवी ये बहुत लड़ाई में चटाई तीनटे फिर वहां से ले लेवे चटाई का वो चटाई भी देगा पर दूर तो खान लगे बोरवा ने तो वहां से बोरवा ले लेवे बोरवा चिमटिया